नमस्कार, स्वागत है आपका अगले हफ्ते की तैयारी में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और यहां पर हम आपको एक व्यू देंगे इस हफ्ते बाजार की चाल कैसी रही और साथ ही बताएंगे कि अगले हफ्ते के लिए कौन से लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अहम होने वाले हैं। चलिए, अगर आज की क्लोजिंग पर हम नजर डालें तो अच्छा मोमेंटम आज मार्केट ने दिखाया। करीब 240 अंकों की तेजी यहां पर निफ्टी में रही। 24,200 के पार निफ्टी की बंद होता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी के लेवल्स की अगर बात करें तो यहां पर आज बढ़िया तेजी और बाजार को काफी सपोर्ट किया बैंकिंग शेयरों ने। करीब 800 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक में देखने को मिली। 58,045 के आसपास यहां पर बैंक निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। इसके अलावा आज बाजार में जो मोमेंटम था उसमें बैंकिंग शेयरों ने बढ़िया सपोर्ट किया। आईटी में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। करीब 2% की तेजी के साथ इंडेक्स बंद होता हुआ नजर आया। रियल्टी इंडेक्स बढ़िया परफॉर्मेंस इस पूरे हफ्ते रियल्टी शेयरों ने दिखाया। उसके अलावा एफएमसीजी की बात करें तो थोड़ा प्रेशर जरूर यहां पर देखने को मिला। मेटल इंडेक्स करीब 1.5% की तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। वहीं अगर इसके अलावा प्राइवेट बैंकों की बात करें तो यहां पर भी तेजी देखने को मिली, लेकिन सरकारी बैंकों की तरफ से आज सपोर्ट काफी अच्छा था। ऑयल एंड गैस शेयर यहां पर भी आज बढ़िया तेजी का मोमेंटम और करीब 1% से ऊपर की क्लोजिंग यहां पर भी नजर आई। केमिकल शेयरों में भी लगातार हम देख रहे हैं यहां पर भी तेजी का ही मोमेंटम जारी है और 1.5% की तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। अगर इस हफ्ते बाजार की मोमेंटम पर नजर डालें तो देखिए, पूरे हफ्ते में निफ्टी में करीब 0.2% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। सेंसेक्स भी करीब 0.2% की गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए। तो जो मोमेंटम है बाजार का उसमें मिड कैप एंड स्मॉल कैप ने आज इस हफ्ते अच्छी तेजी दिखाई। चलिए, हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अजीत नायक और जियोजित इन्वेस्टमेंट के गौरांग शाह, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहले मार्केट पर व्यू लेंगे, उसके बाद हम सवालों को शामिल करेंगे। गौरांग सर, आपके साथ शुरुआत करेंगे। इस हफ्ते बाजार कैसा रहा, कैसे रीड किया आपने? और देखिए, मिड कैप एंड स्मॉल कैप शेयरों ने अच्छा किया है। आज की क्लोजिंग भी काफी बढ़िया रही बाजार में और रियल्टी शेयर आज इस बार जिसने आउट परफॉर्म किया है, करीब 5% इंडेक्स ने तेजी दिखाई है। कैसे देखिए आपने इस हफ्ते की क्लोजिंग को और अगले हफ्ते के लिए कौन से बड़े इवेंट्स रहेंगे, कौन से अहम लेवल्स रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? धन्यवाद तृप्ति जी, आपका मंच पर आमंत्रित करने के लिए। 18 हाउस स्वदेश के दर्शकों को और आप सभी को प्रणाम और शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो शुक्रवार पिछला हफ्ता जो था, हालांकि शुक्रवार को हमने जो बाजार में चाल देखी वो अच्छी देखी, लेकिन एक डिस्क्लोजर पहले दे देते तृप्ति जी, क्योंकि आगे जाकर के कोई संकट खड़ा ना हो। तो जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे आपके, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव, लेकिन इसी स्तर पर आए हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो शुक्रवार को जिस स्तर पर बाजार ने बंद दिया, एक अनुमान ये लगा करके चलते हैं कि अगले हफ्ते शायद हम 24,300 और 24,500 के पार जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके लिए एक चीज होना बहुत जरूरी है, वह जो खाड़ी और जो युद्ध को लेकर के खबरें आ रही हैं, वहां पर कोई बड़ी नकारात्मक परिस्थिति ना हो और बेबुनियाद बयानबाजी ना हो। मेरे ख्याल से अगर ऐसा रहता है तो शायद फिर से वो 24,300 और 24,500 के स्तर के तरफ जाने का प्रयास होगा। इसमें सहारा देने का अनुमान यह है कि शायद जो नतीजे हम देखेंगे, पिछले हफ्ते हमने देखा टीसीएस के नतीजे, एक बड़ी निराशा नहीं थी, वही बड़ी आशा थी। और उसी सकारात्मक संकेत को अगर आप देखें तो शुक्रवार को आईटी क्षेत्र में काफी सारे शेयरों ने अच्छा योगदान दिया, आईटी सूचकांक ने भी अच्छा योगदान दिया। जहां तक प्रश्न है आपका रियल एस्टेट सेक्टर का, तो तृप्ति जी, जब बाजार अच्छा होता है और आगे बढ़ता हुआ होता है तो मेरा ये मानना है, ये मेरा निजी मानना है कि रियल एस्टेट क्षेत्र आगे बढ़ते हुए आपको योगदान देगा। और अगर बाजार विपरीत दिशा में चलता है, यानी कि अगर दबाव में आता है, तो यही क्षेत्र है जो आगे बढ़ते हुए नीचे का योगदान देगा। हाँ, लेकिन एक बात सही है कि इस क्षेत्र पर हमारी कुछ 4 या 5 कंपनियों पर खरीदारी की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर। और ये भी सुनने में आया है कि जिस प्रकार से नए लॉन्चेस आने वाले भविष्य में होंगे और जो रन रेट से जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए और जो तीव्र गति से बिकवाली हुई है, उससे रियल एस्टेट कंपनी की जो सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं, क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, उसमें नतीजे अच्छे आने के अनुमान है। अगर आप कारोबारी अपडेट्स की भी बात करें, बिजनेस अपडेट्स की पहली तिमाही की, तो वो भी काफी सारी बैंक्स और कंपनी ने जो दिया है वो सकारात्मक संदेश दे रहे हैं।
कच्चे तेल में नीचे की तरफ के दायरे, इंडिया विक्स में नीचे की तरफ दायरे, और रुपए में मजबूती आने की संभावना डॉलर के मुकाबले। तो ये और बारिश का मौसम, तृप्ति जी, जिस प्रकार से किल्लत को लेकर के चिंता थी, अब मेघराज और इंद्रदेव के आशीर्वाद से शायद जो किल्लत थी वो कमी हो सकती है, और फैलाव जो है वो ठीक से होना चाहिए, जिससे जो पहले डर था महंगाई दर का और विकास दर पर असर पड़ेगा छोटी मध्यम अवधि में, वो दूर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स भी हैं जो गौरांग सर ने भी हाईलाइट किए हैं। मॉनसून अपनी जगह है, ओवर द वीकेंड डेवलपमेंट्स देखने होंगे, यूएस और ईरान के बीच कैसे होते हैं, अर्निंग की शुरुआत हो चुकी है, आज से टीसीएस अपने नतीजे जारी कर चुकी है, गाइडेंस काफ़ी अच्छा दिया टीसीएस ने, जिसके चलते तेज़ी भी नजर आई। अजीत जी, एक क्विक राय आपकी भी जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप इस हफ्ते की क्लोजिंग को, और अगले हफ्ते के लिए कौन से बड़े ट्रिगर्स रहेंगे बाजार के लिए? ये हफ्ते का क्लोजिंग, ये हफ्ता थोड़ा काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। मैं मालूम है कि ग्लोबल जिस हिसाब से जो पैन आउट हो रहा था वो थोड़ा सा इतना पॉजिटिव नहीं था। मगर हम निफ्टी पे अगर स्पेशली अगर बात करेंगे तो निफ्टी का जो है 23,750 का लेवल बहुत अहम है, वहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है। और हालांकि 23,500 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस है, मगर वो रेजिस्टेंस अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वीक हो रहा है, क्योंकि लिए अगर हम देखें इसको 3 से 4 बार वो रेजिस्टेंस को मार्केट ने टेस्ट किया है, वहाँ पे जो भी ऑर्डर्स है वो ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो रहा है और नीचे के लेवल से बाइंग आ रहा है। तो इसका मतलब पेंडिंग ऑर्डर्स जो रहेगा वहाँ पे वो थोड़ा कम होगा, और जो रेजिस्टेंस है वो वीक होगा। जब मल्टीपल टाइम अगर एक रेजिस्टेंस को बार बार वही लेवल पे अगर मार्केट टेस्ट करता है तो वो रेजिस्टेंस वीक हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इस बार अगर मार्केट ने 23,500 को अगर वो लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया तो हमें 400 450 पॉइंट का रैली आराम से देखने को मिलेगा। उसके ऊपर भी जा सकता है, पर 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस 24,800 900 के आसपास मार्केट को एक छोटा हर्डल रहेगा, उसको भी क्रॉस कर सकता है। ब्रॉडर मार्केट का भी पार्टिसिपेशन अच्छी तरह से हो रहा है। रियल एस्टेट, जैसे अभी पैनलिस्ट ने बताया, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है। स्मॉल एंड मिड कैप जो है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास आ रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन दिखाई दे रहा है मार्केट में। इसके लिए या तो आइदर कंसोलिडेट होगा और या आइदर निफ्टी ब्रेकआउट करेगा, पर ओवरऑल नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि पॉजिटिव ही रहने वाला मार्केट। ऑलराइट, तो आगे आने वाले हफ्ते के लिए पॉजिटिव ट्रिगर्स ही बाजार के लिए और अच्छे लेवल्स ही आपको दिखाई दे सकते हैं। अजीत जी की भी ये सलाह आती हुई, चलिए एक बार आपको बता देते हैं आप हमारे साथ शो में कैसे जुड़ सकते हैं। देखिए, क्यूआर कोड स्कैन करना है और सीधा सवाल हम तक पहुंच जाएगा। तो फटाफट आप क्यूआर कोड स्कैन करें और अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। आपके सवाल को हम अपने शो में शामिल करेंगे। और चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल जो है अरुण चक्रवर्ती जी का आया है। इनके पास स्नाइडर के शेयर है, करीब 20 की क्वांटिटी है, 1400 इनका बाइंग प्राइस है, और इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि क्या करें, क्या फ्रेश एंट्री और लेना चाहिए, एड ऑन कर सकते हैं, और आगे के लेवल्स क्या नजर आ रहे हैं। 360 रुपए का प्रॉफिट, क्योंकि आज की जो क्लोजिंग रही है वो 1418 रुपए पर रही है, करीब 4.5% की गिरावट के साथ। यहाँ पर अजीत जी, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप इस शेयर के आगे की चाल को, और किन लेवल्स पर क्या इन्हें एड ऑन की सलाह होगी इन लेवल्स पर? आप अगर हम स्नाइडर इलेक्ट्रिक का चार्ट पैटर्न वीकली, मंथली और डेली अगर स्टडी करें तो हर टाइम फ्रेम पे ये पॉजिटिव है। हायर टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम बना रहा है, मगर हालांकि अभी डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। और आरएसआई में भी एक छोटा सा नेगेटिव डाइवर्जेंस है। नेगेटिव डाइवर्जेंस बुल मार्केट में इतना अच्छे से काम नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि इनको एक सपोर्ट लेवल जो है 1300 का वो ध्यान पे रखना चाहिए। वो मल्टीपल छोटा सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक नहीं करता है तो ये स्टॉक पे वो बने रह सकते हैं। अगर वो ब्रेक करता है तो इसमें से प्रॉफिट बुकिंग या एग्जिट करना जरूरी है, क्योंकि वो ब्रेक करते ही एक डीप करेक्शन आ सकता है, वहां से 1120 तक भी ये जा सकता है। मगर जो दिशा ये जो मंथली एंड डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम बता रहा है वो एक अप ट्रेंड का ही रुख बता रहा है। बिल्कुल ठीक, तो अप ट्रेंड ही यहाँ पर जारी रहेगा और चार्ट्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं आगे के लिए। अगला जो सवाल है वो ऋषभ ओमार का सवाल है। वारी एनर्जीज के 50 शेयर इनके पास, 3,208 इनका एंट्री प्राइस है और शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। काफ़ी बड़े नुकसान में है, क्योंकि आज की जो वारी की क्लोजिंग रही है 2,916 रुपए पर क्लोज हुआ है, करीब करीब 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। गौरांग सर, वारी एनर्जीज के क्या फंडामेंटल्स
फंडामेंटल्स आप देख रहे हैं आगे के लिए? 6 महीने में बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। इस सेक्टर के फंडामेंटल्स की भी अगर बात करें तो इस थीम में कई ऐसे शेयर्स है जिनमें हमने अच्छी तेजी भी देखी है। क्या कोई टॉपिक और क्या आप इस पर बुलिश है? देखिए तृप्ति जी, सबसे पहले तो ऋषभ जी को ये बताना चाहूंगा कि शेयर बाजार में निवेश करना सभी जोखिमों के अधीन होता है। तो निवेश के बदले अगर आप कारोबार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको जोखिम जो है वो 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़ जाता है। दूसरी बात, अगर आपने 3200 में लिया है और अगर भाव 2900 का है, तो आपका जो रिस्क मीटर है वो काफी पहले बजना चाहिए था। यानी कि आपने ट्रेडिंग के लिए लिया, नुकसान इतना हो रहा था, इसलिए आपने उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर दिया। ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं और इस गलती से मैं प्रयास करता हूं काफी बार हमारे चैनल 18 स्वदेश पर आकर के लोगों को ये ज्ञान देने के लिए कि ट्रेडिंग का नजरिया ट्रेडिंग रखें, निवेश का नजरिया निवेश रखें। नुकसान हो रहा है इसलिए निवेशक बन जाते हैं, ये गलत बात है। अगर आप बुनियादी तर्क के आधार पर बात करते हैं तो एज अ डिस्क्लोजर वारी एनर्जीज पर हमारी खरीदारी की राय है। हरित ऊर्जा से जुड़ी हुई ये कंपनी है, यानी कि क्लीन एंड ग्रीन एनर्जीज के सोलर सेल्स, पैनल्स वगैरह और बाकी उपकरण ये बनाती है, जो आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से सरकार की योजना है नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता जोड़ने की 75% हरित ऊर्जा होगी, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, उस समय पर वारी एनर्जीज है, प्रीमियम एनर्जीज है, सुजलॉन जैसी कंपनियां हैं और बाकी अन्य कंपनियां हैं, इनको फायदा मिलेगा। लेकिन दिक्कत ये बात की है तृप्ति जी के शॉर्ट टर्म का नजरिया, नुकसान हो रहा है इसलिए लॉन्ग टर्म हो गया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, अनुशासन रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और एक फाइनेंशियल एडवाइस भी यहाँ पर दी है, अगर आप ट्रेडर के लिहाज से रख रहे हैं और नुकसान होने पर उसे आप निवेशक के तौर पर देखने लग जाते हैं तो यहाँ पर आपका नुकसान और बढ़ सकता है। ध्यान रखिए। वारी एनर्जीज के आगे चार्ट्स भी बता दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल को शामिल करेंगे। विनोद की तरफ से सवाल आ रहा है और उनका सवाल है यहाँ पर जुबिलेंट फूडवर्क्स को लेकर 507 पर इन्होंने एंट्री ली है और करीब 200 की क्वांटिटी में शेयर्स है इनके पास, बढ़िया प्रॉफिट में है जुबिलेंट फूड। 438 पर आज क्लोजिंग देते हुए 2% की तेजी के साथ इन्हें क्या सलाह होगी? यहाँ पर गौरांग सर, जुबिलेंट फूड की बात करें तो लगभग एक साल के निचले स्तर की तरफ जाता हुआ दिखा, लेकिन आज के सेशन में अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ है। पिछले 1 महीने की बात करें तो बढ़िया तेजी यहाँ पर नजर आई है। आगे के फंडामेंटल्स कैसे देख रहे हैं आप और लॉन्ग टर्म का नजरिया ये रखकर चल रहे हैं, तो क्या उन्हें और अच्छे रिटर्न एक्सपेक्टेड है या फिर इन लेवल्स पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए? सबसे पहले तो तृप्ति जी, विनोद जी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा जो स्तर पर इन्होंने निवेश किया, 200 रुपए के आसपास अगर ये भाव खरीद का ठीक ठाक है तो। दूसरी बात, हमारी जनसंख्या जो है ना तृप्ति जी, उसमें 35% आबादी युवा पीढ़ी की है और ये जो युवा पीढ़ी है इनके जायका जो है जिम्बाब्वे, वो जुबिलेंट फूड जैसी कंपनियां जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं और जो सेवाएं उपलब्ध कराती है खाने पीने की जो भी है, उनका चस्का बहुत बड़ा रहता है। जिस प्रकार से रन रेट हो रही है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की और आने वाले भविष्य में जो नए स्टोर्स खुलेंगे उसका अगर समीकरण पूर्ण रूप से आपके समक्ष रखो तो मेरा मानना है कि लंबी अवधि में, और ये सबसे पुरानी कंपनी है QSR सेगमेंट में तृप्ति जी, जुबिलेंट फूडवर्क्स, इसके बाद बहुत सारी कंपनियां आई, वेस्टलाइफ वगैरह वगैरह जो भी है। तो फिर से आगे डिस्क्लोजर, क्योंकि इनका खरीद का भाव 200 का है और मौजूदा स्तर से हमें लग रहा है कि ऊपर के तरफ के दायरे बनने चाहिए अच्छे नतीजों के आधार पर। अगर समय सीमा की पाबंदी नहीं है तो बने रहे लंबी अवधि के लिए। ठीक, समय सीमा की पाबंदी नहीं है तो लॉन्ग टर्म के लिए है, आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। अगला सवाल है पंकज का। कॉनकॉर के शेयर है 67 क्वांटिटी है और करीब 629 इनका बाइंग प्राइस है और 11,000 का नुकसान हो रहा है क्योंकि 464 पर आज की क्लोजिंग रही है 1.5% की तेजी के साथ। अजीत जी, कॉनकॉर के चार्ट्स कैसे देख रहे हैं आप? और यहाँ पर आज तेजी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा भी था कि डिफेंस की जो थीम है काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। कैसे देख रहे हैं आप कॉनकॉर की इस तेजी को और क्या लग रहा है आपको डिफेंस थीम आगे भी अच्छा करती हुई नजर आएगी? अगर किसी को एंट्री लेनी है तो क्या कोई टॉपिक है आपकी? डिफेंस थीम में अगर किसी को एंट्री करना है तो HAL स्टॉक है, वो आज अच्छा क्लोजिंग दिया है और अच्छा पैटर्न दिखाई दे रहा है। वीकली 50 डे मूविंग एवरेज और डेली में भी एक अच्छा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर आपका क्वेश्चन है कॉनकॉर पे,
कॉनकर का अगर हम वीकली चार्ट एनालाइज करें तो इतना कुछ मुझे स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि एक जो सपोर्ट है 450 और 432 का जो जोन है उसके आसपास से ही 2-3 बार इसमें बाउंस आया है। अब बहुत टाइम ये सपोर्ट के पास स्पेंड कर रहा है। ऐसा जो पैटर्न है हम किसी को रेकमेंड नहीं करते हैं। अगर जो आपका इन्वेस्टर है, व्यूअर है, उसको अगर होल्ड करना है तो 430 का जो सपोर्ट जोन है उसको ध्यान में रख के इस पे ट्रेड करना चाहिए। 430 के नीचे इसमें डीप करेक्शन और भी आ सकता है। ओवरऑल अगर मैं स्कोरिंग करूँ चार्ट पैटर्न मंथली, डेली और वीकली जो हम रेकमेंड करने से पहले ध्यान में रखते हैं, वो कोई भी टाइम फ्रेम पे एक कोई भी बुलिश सिग्नेचर मूव या कोई भी बुलिश पैटर्न अभी तक फॉर्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक। तो एचएएल टॉप पिक, अगर डिफेंस में किसी को नई पोजीशन लेनी है, इसके अलावा कॉनकॉर पर ये सलाह आती हुई 430 एक अहम लेवल यहाँ पर बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल को शामिल करेंगे। प्रतीक का सवाल आ रहा है और इनके पास आईआरसीटीसी के शेयर है। 200 शेयरों की संख्या है, 720 पर खरीद के रखे हैं और इन लेवल्स पर करीब 43,000 से ज्यादा का नुकसान होता हुआ 503 पर आज आईआरसीटीसी की क्लोजिंग रही, करीब 1.5% की तेजी के साथ। गौरांग सर, आज रेलवे स्टॉक्स ने काफी दिनों बाद बढ़िया तेजी दिखाई है। आईआरसीटीसी की बात करें, आईआरएफसी की बात करें, अच्छी तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। नहीं तो हम देखते हैं कि आमतौर पर ऑर्डर विन के दम पर तेजी देखने को मिलती है या फिर बजट के आसपास थोड़ी सी तेजी देखने को मिलती है। काफी दिनों से साइडवेज कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। पूरे रेलवे पैक पर इस तेजी में क्या तेजी का जो मोमेंटम आज हुआ है ये आगे भी कंटिन्यू करेगा? और आईआरसीटीसी के फंडामेंटल्स कैसे दिख रहे हैं आगे के लिए? कितने रिटर्न संभावित है? पहले तो एक समय था जब रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियों ने बहुत शानदार योगदान दिया था, निवेशकों को अपने निवेश के ऊपर एक बहुत बढ़िया मुनाफा खड़ा करके दिया था। लेकिन उसके पश्चात पिछले अगर आप एक साल से देखें तो रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों ने बहुत बड़े पैमाने पर अंडर परफॉर्मेंस किया है और लोगों की निवेश की गई पूंजी पर नुकसान भी काफी लोगों को हो रहा है। जहां तक आईआरसीटीसी की बात है तो एक समय पर हमारी खरीदारी की राय थी, हमारे लक्ष्यांक से ये 1.5 गुना बढ़ गया था। हमने मुनाफा वसूली की राय दी थी और फिर हमने कवरेज निकाल दी थी, क्योंकि हमें लग रहा था कि मूल्यांकन को लेकर के रेलवे क्षेत्र से जुड़े हुए स्टॉक है वो अपनी सीमा पार कर गए हैं। अब ये वास्तविकता तो है ही तृप्ति जी के भारतीय रेल में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। काफी सारी नई वंदे भारत ट्रेन चल रही है। बहुत जल्द मुंबई अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन होगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण, कोचेस के आधुनिकीकरण, रेलवे वैगन्स के आधुनिकीकरण और नई ट्रेन लॉन्चेस होंगी। इस सब का फायदा रेलवे से जुड़ी कंपनियों को मिलेगा और खास करके आईआरसीटीसी को, क्योंकि आईआरसीटीसी केवल मात्र मुसाफरी को टिकट मुहैया नहीं कराती है, बाकी बहुत सारे काम भारतीय रेल के लिए करती है। अब दिक्कत यह है कि यहाँ पर भी 720 की खरीद है तृप्ति जी और भाव है 503 का, यानी कि प्रति शेयर आपको 220 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि क्या अपनी पूंजी ये फिर से आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। मुनाफा तो छोड़ दीजिए, तो अभी स्पेसिफिक तो राय नहीं दूंगा तृप्ति जी, क्योंकि फिलहाल कवरेज नहीं है आईआरसीटीसी पर। लेकिन फिर से वही बात दोहराऊंगा, निवेशकों को और कारोबारियों को अपने नुकसान की एक सीमा बांध करके चलनी चाहिए। हद से बाहर नुकसान चला जाता है तो मुनाफा तो छोड़ दीजिए, आपकी पूंजी जो लगाई है वो लौट करके आएगी नहीं, उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। बिल्कुल ठीक। तो ये सलाह तमाम रेलवे स्टॉक्स पर भी आती हुई आगे बढ़ेंगे और ज्ञान का सवाल हमें मिल रहा है। एमटार के शेयर इनके पास 125 क्वांटिटी है, 7,300 इनका बाइंग प्राइस है और इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि होल्ड करे या फिर यहाँ से शॉर्ट करके निकल जाए और कहीं और अपनी पोजीशन बनाए, क्योंकि काफ़ी बड़े नुकसान में है। आज जो एमटार की क्लोजिंग रही है 7,150 की रही है, 3% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। लेकिन अजीत जी, एमटार टेक की बात करें तो मल्टी बैगर रहा है, बढ़िया रिटर्न बना कर दिए हैं, 6 महीने में 168% से ज़्यादा के रिटर्न और वहीं एक साल के चार्ट्स देखें तो करीब 356% से ज़्यादा के रिटर्न। इनकी जो बाइंग है काफ़ी ऊपरी स्तर की है और पिछले 5 दिनों में हमने यहाँ पर गिरावट ज़रूर देखी, थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, लेकिन आज फिर से तेज़ी के साथ ही बंद होता हुआ नजर आया। क्या ये ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है या फिर अब यहाँ पर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा? इनकी जो बाइंग है काफ़ी ऊपरी स्तर की है, तो इन्हें स्पेशली क्या सलाह होगी? आप अगर हम एमटार का वीकली एंड मंथली चार्ट देखें तो एक बैरिश रिवर्सल काइंड ऑफ अ पैटर्न बन रहा है। मतलब ये ट्रेंड
अब जो अप ट्रेंड इतने दिनों से हम देख रहे थे उसमें या तो पॉज आ सकता है या तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ऐसा डबल टॉप पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। उसका जो नेक लाइन आता है, जो बेस लाइन हम बोलते हैं, वो 6770 का है। उसके नीचे अगर जाता है तो ये पैटर्न का कंफर्मेशन होता है और डाउनवर्ड ट्रेंड इसका चालू होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। और ये जो जिस हिसाब से अभी इसमें लोग बाइंग कर रहे थे, वो एक यूफोरिक स्टेज होता है मार्केट में, जहाँ पे वो हम भी एक वैल्यूएशन बोलते हैं कि जो फेयर वैल्यू प्राइस रहता है टेक्निकल के हिसाब से, उससे भी जब एक पैराबोलिक मूव आता है वहां पे एक ये क्लाइंट ने एंटर किया गया है। तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इसमें से एग्जिट करना ही बेटर होगा। लॉस जितना हो सके उतना जल्दी कट करके दूसरे अच्छे स्टॉक्स अभी परफॉर्म करेंगे। हालांकि बहुत मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छा एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, डीप कप पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसमें निवेश करेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पे 6770 के नीचे इनको एग्जिट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज डाउन ट्रेंड में चले जाएगा स्टॉक। 6770 का लेवल काफ़ी अहम है और वहां से आपको एग्जिट करने की सलाह है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। अगले सवाल को शामिल करेंगे। रंभू कुमार का सवाल हमें मिल रहा है। हटको के शेयर इनके पास 414 क्वांटिटी है, 297 पर इन्होंने एंट्री ली थी और इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि स्टॉक का क्या करना चाहिए, कौन से लेवल्स आने वाले दिनों में नजर आएंगे। अगेन गौरांग सर, पीएसयू कंपनी हटको की आज जो क्लोजिंग रही है 206 पर बंद हुआ है, आधे % से ज्यादा की तेजी के साथ, ज्यादा दूर नहीं है इनके बाइंग प्राइस से, लगभग 100 की रेंज में ही है। क्या लग रहा है इसे देखकर, इसके फंडामेंटल्स कैसे नजर आ रहे हैं? क्या इनके बाइंग प्राइस से ऊपर जाकर अच्छे रिटर्न इन्हें दे पाएगा हटको? तृप्ति जी, यहाँ पर आपसे क्षमा मांगूंगा, इस शेयर पर कवरेज नहीं, इसलिए मैं विशेष रूप में किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूँ। कोई बात नहीं गौरांग सर। अजीत जी, आप सलाह दे दीजिए, कैसे देख रहे हैं आप इसकी चाल को? क्या इनके बाइंग प्राइस से ऊपर जाकर बढ़िया रिटर्न इन्हें दे सकता है? जिस हिसाब से ये हुडको परफॉर्म कर रहा है, तो अगर हम मार्केट के साथ इसको कंपेयर करें तो रिलेटिवली अंडर परफॉर्मर है। काफी मार्केट में मिड कैप एंड स्मॉल कैप और यही स्पेस में अगर आप देखेंगे तो काफी स्टॉक परफॉर्म कर चुका है, मगर ये नहीं कर रहा है। मतलब मुझे टेक्निकली ये स्टॉक वीक लग रहा है और 198 के नीचे और वीकनेस इसमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें ये स्टॉक में मोमेंटम तभी आ सकता है जब ये 220 230 लेवल को अगर क्रॉस करता है नेक्स्ट 4 to 5 सेशन में। अगर वैसा कुछ पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा तो ये स्टॉक पॉजिटिव होगा। फिलहाल के लिए स्टॉक में मुझे लगता है निवेश नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो फिलहाल के लिए इसमें निवेश ना करने की सलाह। इसका जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ही नजर आ रहा है। जया का सवाल है, एनटीपीसी के 1000 शेयर है, 345 पर इन्होंने खरीद के रखे हैं और लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि होल्ड करे या फिर सेल करके निकल जाए। आज की जो क्लोजिंग है वो भी 345 ही रही है, करीब हल्की फुल्की तेजी के साथ बंद हुआ एनटीपीसी। गौरांग सर, आपने वारी एनर्जीज पर बात की और तमाम रिन्यूएबल्स पर भी आपका बुलिश नजरिया है। एनटीपीसी उनमें से कैसा दिख रहा है? क्या इस पर भी बुलिश ट्रेंड आगे नजर आएगा? और इस थीम में क्या एनटीपीसी पर्टिकुलरली आगे काम करता हुआ दिख रहा है? तृप्ति जी, हमारी विचारधारा और सोच ये है कि पूरा ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र जो है वो बहुत ही सकारात्मक रूप से लंबी अवधि के लिए बेहतरीन योगदान देगा। और इसका कारण जो मैंने बताया, नई ऊर्जा क्षमता जो जुड़ेगी, उसके साथ साथ ऊर्जा की खपत हम और आप जैसे जो ग्राहक है वो कर रहे हैं। हमारे देश में बड़े बड़े डेटा सेंटर्स आएंगे, हमारे देश में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स खड़े होंगे। हमारे देश और सरकार की आकांक्षा है कि हमारा देश सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता वाला देश बने, सेवा उपलब्ध कराने वाला देश मिले। तो इस सब में ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एनटीपीसी, तृप्ति जी, सरकारी कंपनी है जिसकी उत्पादन क्षमता ऊर्जा की बहुत बड़ी है। इन्होंने अपना एक दूसरा क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी था, एनटीपीसी ग्रीन, उस कारोबार को अलग करके अलग रूप में लिस्ट करने की आईपीओ आया था उसका और लिस्ट करी, तभी हमने वहां पर भी राय दी थी लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। और जहां तक एनटीपीसी का सवाल है, अगर इनका निवेश लंबी अवधि का है तो मैं इनको ये राय दूंगा कि निश्चिंत होकर के बने रहे, पहली बात। दूसरी बात, अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो गिरावट पर और जोड़ सकते हैं, बशर्ते कि इनका लंबी अवधि का नजरिया। ठीक, तो ये सलाह एनटीपीसी और बुलिश नजरिया ओवरऑल वारी एनर्जीज या फिर एक पूरे एनर्जी पैक पर आता हुआ। चलिए, अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट वीआईपी सेगमेंट का। वक्त की थोड़ी कमी है हमारे पास, तो अजीत जी क्विक कॉल्स लेंगे। आज की वीआईपी कॉल्स क्या रहेगी आपकी?
पहला स्टॉक मैंने बाय दिया है आरबीएल बैंक पे। बैंकिंग स्पेस मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। काफ़ी जो पैटर्न है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वो दोनों एक अच्छे फेस पे आए हैं, जहाँ से यहाँ पे भी निवेश करने पर भी एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो आरबीएल बैंक जो है वो अभी ब्रेकआउट का वर्ज पे है और काफ़ी अच्छा पैटर्न बना दिया है। तो 370 के स्टॉप लॉस पे आरबीएल बैंक पे बाय कर सकते हैं। फॉर द अपसाइड जो टारगेट है वो 405 का रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक मैंने तनला सॉल्यूशन रेकमेंड किया है। ये भी एक टाइट कंसोलिडेशन से बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 525 के स्टॉप लॉस से इसको 600 के टारगेट के लिए देख सकते हैं। तो ये दो स्टॉक मैंने आज के लिए रेकमेंड किया। और ये जो स्टॉक जो डिस्क्लोजर है वो हमारे क्लाइंट को भी रेकमेंड किया हो सकता है। मेरा पर्सनल कोई होल्डिंग नहीं है। ऑलराइट, तो तानला सॉल्यूशंस एंड आरबीएल बैंक। गौरांग सर, आपकी पिक्स क्या रहेगी आज की? कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी जो थोड़ी बहुत रक्षा में भी योगदान देती है, सरकारी कंपनी है बीएचईएल बेल। 450 के लक्ष्यांक है और ये राय मैं लंबी अवधि के लिए दे रहा हूँ। ये बीटीएसटी नहीं है, ना ही 3-6 महीने के लिए। लंबी अवधि का तात्पर्य या मतलब होता है कम से कम साल 1.5 साल या उससे ज्यादा अगर आपका नजरिया है तो ही ये विचारधारा रखें और थोड़ी बहुत अभ्यास करके निवेश करें। तो बेल में 450 के लक्ष्यांक है तृप्ति जी लंबी अवधि के लिए। इस तरह से खरीदारी शुरू कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। दूसरा विकल्प एक मझौली कंपनी है सीमेंट उत्पादन क्षेत्र की दालमिया भारत लिमिटेड। हालांकि पिछले वित्तीय वर्ष में इसके नतीजे है वो दोनों तरफा आए थे, कभी हाँ कभी ना जैसा माहौल था, कभी अच्छे नतीजे कभी बुरे नतीजे। लेकिन जो भी दिक्कतें थी तृप्ति जी वो दूर हो गई है। अब लगता है कि उत्पादन क्षमता और सीमेंट की खपत, ये समीकरण अगर सामने रखता हूं तो आने वाले तिमाहियों के नतीजे बेहतर आएंगे। 2080 के लक्ष्यांक है, ये भी लंबी अवधि के लिए नजरिया है। इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। बिल्कुल ठीक। तो लंबी अवधि 1 से 1.5 साल कॉल्स गौरांग सर की तरफ से चली। इसी के साथ आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए।